धारावार गांव के दरिया तक इस जंगल का सफ़र बड़ा दुश्वार गुजार और सऊबतों से पुर था। हमारे पास एक संगीन, 2 राइफलें और गोलियों का एक डब्बा और एक टॉर्च थी। खाना हमने कुछ बचा लिया था जो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन मज़ीद चल सकता था। मैं इस जंगल में पुलिस की दस्तबुर्द से महफूज था। ये जंगल इतने घने, पेचीदा और खूनख्वार दरिंदों से भरे थे कि यहाँ पुलिस तो क्या, फौज का गुजर भी मुश्किल था। मैंने अब यही सोच रखा था कि सुधारंगनी के गांव पहुंचकर वहां से दरिया के जरिए सूरत की बंदरगाह जाऊंगा और वहां से भारत की मगरिबी घाट के समंदर में साहिल के साथ साथ सफ़र करता बम्बई की बंदरगाह की इस इलाके में किसी जगह पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तो बड़ौदा बल्कि गुजरात, काठियावाड़ की पुलिस मेरी तलाश में थी और मैं इन्हीं के सूबे में सफ़र कर रहा था। गुजरात पुलिस और CID के पास मेरा फ़ोटो भी था और मेरी उंगलियों के निशान भी थे। बम्बई पहुंचकर भी मुझे बेहद एहतियात से काम लेना होगा और भेस बदल कर शहर में दाखिल होना होगा। मुझे मुकद्दस नक्श के खो जाने का अफसोस था। इस इब्तला में ये नक्श मेरे लिए बड़ा अक्सीर और कारामद शय था। मैं दिल ही दिल में इन बुजुर्ग की रूह से शर्मसार था जिन्होंने मुझे ये मुकद्दस नक्श मुरहमत फरमाया था। सोचता कि शायद इन बुजुर्ग की रूह से दोबारा मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। हम जंगल में दिन भर सफ़र करते रहे, किसी जगह आराम करने को बैठ जाते। कहीं कोई जंगली लोगों की बनाई हुई पगडंडी मिल जाती, कहीं हमें खुद जंगल में से रास्ता बनाना पड़ता। मेरी दाढ़ी मूंछ बढ़ाई थी, मैं खुद शक्ल से जंगली लगने लगा था। बड़ौदा पुलिस के सिपाहियों का खाना हमने 2 दिन चलाया। पहली रात हमने एक चट्टान की खूह में बसर की। 2 राइफलें मैंने उठा रखी थी। संगीन को मैंने एक राइफल पर चढ़ा लिया था। सुधारंगनी ने इसरार करके एक राइफल अपने कांधे पर उठा ली। रास्ते में इसने मुझसे सीख कर 1-2 फायर किए, मगर इसका निशाना बेहद कच्चा था। मैं ज़्यादा गोलियां भी ज़ाया करना नहीं चाहता था। खुदा जाने अब सुधारंगनी के बेटे सांप की मखसूस बू का असर था कि दरिंदे दूर दूर से गरजते, दहाड़ते और शोर मचाते थे, मगर हमारे पास कोई ना था। अगली रात हमने जंगली फल फूल खाए और नारियल वगैरह खाकर गुजारा किया। मुझे ये भी ख़तरा था कि कहीं हम रास्ते से न भटक गए और चलते चलते वापस बड़ौदा के इलाके में न पहुँच जाए, मगर सुधारंगनी को यकीन था कि हम सही सिमत में सफ़र कर रहे हैं। आखिर इस तरह सफ़र करते करते तीसरे रोज़ का सूरज तुलू हुआ तो जंगल ख़त्म हो गया। दूर सामने दरिया का पाट नज़र आ रहा था। सुधारंगनी ने खुश होकर नाचते हुए कहा, रघु मेरा घर आ गया, वो देखो दरिया, इसके किनारे मेरे माता पिता रहते हैं, वो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। हम थक कर चूर हो चुके थे। जंगल से निकलकर दरिया किनारे जब इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ धारावार मछेरों का गाँव होना चाहिए था, तो देखा कि वहाँ टूटी फूटी जली हुई झोंपड़ियाँ थी। सुधारंगनी के चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरत की तस्वीर बनी इन झोंपड़ियों की तबाही का मंजर देखने लगे। रघु, ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं भी हैरान हो रहा था कि वहाँ एक भी झोंपड़ी सलामत नहीं थी। कई जगहों पर जमीन की खुदाई हो चुकी थी। मैंने कहा, सुधा, लगता है इधर आग लग गई है। सुधारंगनी ने ऊंची आवाज में अपने माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों का नाम लेकर उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। दरिया किनारे सिर्फ 2 कश्तियां सही हालत में पड़ी थी, बाकी कश्तियां टूटी फूटी थी। कुछ आधे दरिया में डूब गई थी। सुधा की पुकार पर किसी तरफ से कोई आवाज न आई। दरिया का ये किनारा दूर तक वीरान था। एक तरफ किनारे से थोड़ा सा हटकर एक ऊंचा टीला था जिस पर ताड़ और नारियल के दरख्तों का झुंड नजर आ रहा था। सुधारंगनी बेहद परेशान और मुस्तरब थी। इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं था। झोंपड़ियों की राख और आधे जले खपरेल इधर उधर बिखरे हुए थे। कोई आदम था ना आदमजाद। सुधारंगनी ने भुर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे माता पिता कहाँ चले गए रघु? मैंने इसे हौसला देने की कोशिश की, मगर वहाँ तबाही का मंजर सामने बिखरा था। इसे कैसे हौसला देती? वो ऊंचे टीले की तरफ दौड़ कर गई। मैं भी इसके पीछे पीछे भागा कि कहीं ये वहशी लड़की खुदकुशी न कर ले। सुधा ने टीले के नीचे खड़े होकर किसी का नाम लेकर जोर से आवाज दी। तीसरी आवाज पर टीले के ऊपर झाड़ियों के पीछे एक स्याह फाम सफेद बालों वाले बुढ़े मछेरे ने अपना सर बाहर निकाल कर देखा। इसके रुखसारों की हड्डियां बाहर निकली हुई थी। बूढ़ा मछेरा झाड़ियों के पीछे से निकल आया। इसने अपने दोनों सूखे से बाजू फैला दिए और बोला, सुधा बेटी, हम बर्बाद हो गए। हम तेजी से टीले पर पहुंचे। यहाँ झाड़ियों के पीछे बूढ़े मछेरे ने नारियल की शाखों को जोड़कर एक छोटी सी झोंपड़ी बना रखी थी। बाहर पत्थरों के चूल्हे पर धुआं खाती केतली रखी थी। इसने सुधारंगनी को अपनी हड्डियों के ढांचे से सीने लगाया और दोनों धाड़े मार मार कर रोने लगे। मैंने देखा कि सुधारंगनी का सांप इसकी साड़ी में कमर के पीछे से सर निकाल कर इधर उधर हैरानी से देख रहा है।
ये बूढ़ा मछेरा सुधा का रिश्तेदार था। इसने तबाही की जो दास्तान सुनाई वो ये थी कि वहां दरिया किनारे शहर से एक जागीरदार पटेल ने आकर डेरा जमा लिया था। दरिया किनारे की सारी जमीन और इसकी मुल्हिक आधा जंगल इसकी मलकियत है। वो दरिया किनारे जंगल की लकड़ी की कटाई और लकड़ी के स्लीपर बनाने का एक कारखाना लगाना चाहता था। एक रोज वो अपने गुंडों के साथ आया और मछेरों को झोंपड़ियों से निकाल कर बाहर करके इनकी झोंपड़ियों को मसमार करने लगे। मछेरों ने मज़ाहमत की तो इसके गुंडों ने बंदूकें चलानी शुरू कर दी। उन्होंने गांव के सब आदमियों और बच्चों को हलाक कर डाला। बूढ़े मछेरे ने डुबडुबाई हुई आंखों के साथ बताया, पटेल के गुंडों ने दरिया की तरफ भागते बच्चों और औरतों पर भी गोलियां चलाकर मार डाला, फिर झोंपड़ियों को आग लगा दी। पटेल एक जगह खड़ा सिगार पीते हुए ये सब कुछ देखता और अपने गुंडों को शह देता रहा। सुधा रंगनी का चेहरा गम से निढाल था। इसने रोते हुए पूछा कि गांव वालों की लाशें कहाँ गई। बुढ़े मछेरे ने बताया कि पटेल के हुक्म पर सारी लाशों को जलाकर इनकी राख हड्डियां समेत दरिया में बहा दी गई कि कोई सबूत बाकी न रहे। मैं किसी तरह बचता बचाता इस टीले पर आकर छुप गया। मेरी बच्ची, मैंने अपने बच्चों अपनी बच्चियों को पटेल के गुंडों की गोलियों से तड़प तड़प कर मरते देखा, पर मैं बुढ़ा हूँ, कुछ न कर सका। बूढ़ा मछेरा आंखों पर हाथ रखकर ज़ारो कतार रोने लगा। सुधा रंगनी ने सर झुका रखा था। इसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। इस गम में मैं भी बराबर का शरीक था। इन लोगों के साथ ऐसा भयानक जुल्म किया गया था जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल थी। गुजरात काठियावाड़ के पटेलों के बारे में मैंने सुन रखा था कि वो पुलिस की सरपरस्ती में मनमानी करते और अपने मुजरा पर जुल्म ढाते हैं, और ये जगह तो शहर से कोसों दूर एक जंगल में थी। यहाँ इसे पूछने वाला कौन था? अलमनाक हादसे की इतला हम पुलिस को भी नहीं कर सकते थे। शहर जाकर पुलिस को इतला करने जाते तो खुद पकड़े जाते। सुधा रंगनी को दिलासा देने की नाकाम सी कोशिश करता रहा। हम झोंपड़ी के आगे जमीन पर बैठे थे। बुढ़े मछेरे ने धोती के मैले पल्लू से आंसू पोंछकर कहा, बेटी सुधा, भगवान की यही इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं, गरीब लोग। फिर इसने सुधा से पूछा कि इसका खामन साथ क्यों नहीं आया। मेरी तरफ देखकर पूछा कि ये पुरुष कौन है। सुधा रंगनी ने बुढ़े मछेरे को बताया कि इसके खामन का देहांत हो गया है। खामन के भाई इसे मुर्दे के साथ इसे जला देना चाहते थे कि इस तामल नौजवान रघु ने इसकी जान बचाई। अब वो अपने माता पिता के घर आई है कि आगे ये तबाही देखे। सुधा का सांप बेटा इसकी साड़ी से निकलकर इसके बाजू से उतरने लगा तो बुढ़े मछेरे ने किसी कदर चौंक कर सांप के बारे में पूछा, ये तुम्हारे साथ है बेटे? ये मेरा बेटा है दादा। इतना कहकर सुधा रंगनी ने सांप को गर्दन से पकड़कर इसका मुंह उठाकर अपनी तरफ किया और रंधी हुई मगर गुस्सीली आवाज में बोली, नाग, मेरे माता पिता का बदला लोगे? बोलो, जवाब दो, बदला लोगे अपनी माँ पर किए गए जुल्म का? बुढ़े बछेरे ने हाथ बांध कर कहा, सुधा बेटी, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। पटेल के गुंडों के पास बंदूकें हैं। सुधा रंगनी ने राइफल उठाकर इसका दस्ता जमीन पर मारते हुए गुस्से में कहा, हमारे पास भी बंदूक है दादा। हम अपने माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब कबीले के खून का बदला लेंगे, जरूर बदला लेंगे। सुधा रंगनी के नथनों से एक बार फिर फंकारे निकलने लगी। बुढ़ा मछेरा झोंपड़े में गया और नारियल की टोकरी में रखी हुई कच्ची मछली ले आया। तुमको भूख लगी होगी, ये भून कर खा लो। बस मुंह अंधेरे दरिया पर जाकर कुछ मछलियां पकड़ लाता हूँ और सारा दिन यहीं दुबका बैठा रहता हूँ। पटेल के आदमी दोपहर को यहाँ का चक्कर लगाने आते हैं। सुधा रंगनी ने सर उठाकर इस जमीन की तरफ देखा जहाँ इसके माता पिता को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। इस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे सुधा रंगनी ने अपना फन खोल रखा हो। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, रघु, मुझे बंदूक चलानी आ गई है ना? हाँ सुधा, पर तुझे बंदूक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो तेरे साथ हूँ। मेरी इस बात पर सुधा रंगनी ने कोई जवाब न दिया। अपनी जगह से उठी, झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़े मिट्टी के घड़े में से पानी नारियल के कटोरे में डाल दिया। फिर मुझे पीने को पानी दिया और आग जलाकर खामोशी से मछली भूनने लगी। मिट्टी के एक मटके में ज्वार का आटा पड़ा था। बुड्ढे ने पत्थर को रगड़कर आग जलाई। सुधा ने मछली बनाई, रोटी पकाई। वो खामोश थी। इसके चेहरे पर एक संगीन सकूत था। मैं जानता था कि वो क्या सोच रही है। वो पटेल और इसके गुंडों से अपने लोगों के खून का इंतकाम लेने का फैसला कर चुकी है। हमने मिलकर थोड़ी बहुत रोटी मछली खाई। मैं सख्त थक गया था। मैं वहीं घास पर लेट गया। सुधा रंगनी अपने सांप को दूध पिलाने लगी। बुढ़ा मछेरा झोंपड़ी में जाकर पड़ गया। मैं सोच रहा था कि अब सुधा रंगनी का क्या बनेगा। जाहिर है मैं इसे साथ नहीं रख सकता था। यही हो सकता था कि मैं इसे बुढ़े मछेरे के हवाले करके खुद कश्ती में बैठकर जुनूब की तरफ निकल जाऊं, क्योंकि जुनूब की जानिब बम्बई की बंदरगाह थी। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी थी कि कुछ आदमियों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर उठ बैठा। सुधा रंगनी भी झाड़ियों के ऊपर से टीले की दूसरी जानिब देखने लगी। मैं इसके करीब आ गया। इतने में झोंपड़ी से बुढ़ा मछेरा भी निकला है। वो भी झाड़ियों के पास बैठकर नीचे तकने लगा।
नीचे टीले के करीब से 3 आदमी गुजर रहे थे। इनके कांधों से बंदूकें लटकी थी। वो एक जगह खुदी हुई जमीन में रुक गए। एक आदमी ने जेब से फीता निकाला और जरा परे जाकर जमीन की पैमाइश करने लगा। इनकी बातों की आवाजें हम तक पहुंच रही थी। वो गुजराती जुबान में बात कर रहे थे जिनको मैं अभी पूरी तरह नहीं समझ सका था। बुड्ढे मछेरे ने कपकपाती आवाज में कहा, ये पटेल के गुंडे हैं, उन्होंने ही हमारी झोंपड़ियों को आग लगाई है, मेरे बच्चों पर गोलियां चलाई थी। बुड्ढे की आवाज भुर आई। मुझे तेज फंकार सुनाई दी। मैं इसे सांप की फंकार समझा, मगर यह सुधा रंगनी की फंकार थी। गुस्सीली, इंतकाम अंगेज और वहशी फंकार। सुधा ने राइफल पर हाथ रखा तो मैंने इसका बाजू पकड़ लिया और तामिल जुबान में कहा, पीछे इनके और साथी भी होंगे, गोली की आवाज सुनकर वो भी आ जाएंगे। मेरे माता पिता का खून किया है, उन्होंने तेरे माता पिता का नहीं किया। मेरे सगे मारे हैं, उन्होंने, तुम चुपके बैठे रहो। मैंने सुधा को गलत मशवरा नहीं दिया था। इस जंगल में राइफल का धमाका दूर दूर तक सुना जा सकता था। जाहिर है गुंडों की तरफ से भी हम पर फायरिंग होगी। हम एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 2 गुंडों को मार सकते थे, वो भी अगर सुधा का निशाना लगे। फायरिंग की आवाज सुनकर पटेल के डेरे से दूसरे गुंडों का पहुंचना यकीनी था और खुदा जाने इनके पास कितना असलहा हो। मगर सुधा रंगनी पर इंतकाम का भूत सवार था। वो नागन की तरह फंकार रही थी। बुड्ढे मछेरे ने भी सुधा को गोली चलाने से रोका, मगर सुधा रंगनी फायर दाग चुकी थी। 393 की राइफल के धमाके से सारा जंगल गूंज उठा। दरख्तों पर से परिंदे फड़फड़ाते शोर मचाते उड़ गए। सुधा रंगनी का निशाना चूक गया था। तीनों गुंडे घबरा कर एक तरफ दौड़े। इसके साथ ही 393 का एक और धमाका हुआ और एक गुंडा दौड़ते दौड़ते उछला और कलाबाजी खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। ये मेरी राइफल का धमाका था। दोनों गुंडे खुदी हुई मिट्टी के ढेरियों के पीछे लेट गए। वहां कोई दरख्त नहीं था, जंगल कुछ फासले पर शुरू होता था। गुंडों ने भी टीले की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैंने सुधा को नीचे खींच दिया और बुड्ढे को भी जमीन पर लेट जाने को कहा। फिर अपनी राइफल से नीचे एक ढेरी का निशाना बांधकर फायर किया तो चीख की आवाज बुलंद हुई और एक गुंडा वासले जहन्नम हो गया। इसके साथ ही तीसरा गुंडा उठकर जंगल की तरफ भागा। ये मेरे लिए बड़ा आसान निशाना था। मेरी राइफल से तीसरी गोली निकली। धमाके से जंगल एक बार फिर गूंज उठा और तीसरा गुंडा भी अपनी जगह से 2 फीट उछला और जमीन पर गिर गया। 393 की गोलियों ने इसके परखचे उड़ा दिए थे। सुधा रंगनी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रघु, मेरे रघु, तुमने मेरे माता पिता की आत्मा को शांत कर दिया, मुझे शांत कर दिया। बुड्ढा घबराकर झोंपड़ी की तरफ दौड़ा और बोला, अब यहाँ से निकल चलो, पटेल के गुंडे आते ही होंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो झोंपड़े से अपना थैला गले में डालकर नीचे को दौड़ने ही वाला था कि मैंने इसे पीछे खींच लिया और तामुल जुबान में कहा, खबरदार, झोंपड़ी में जाकर बैठो, हम मुकाबला करेंगे। सुधा रंगनी भी बूढ़े को डांट कर झोंपड़ी में ले गई और इसे सख्ती से हिदायत की कि वो झोंपड़ी में लेटा रहे और बाहर न निकले। मैंने सुधा को तेजी से राइफल को रीलोड करना बताया और कहा, भगवान के लिए निशाने की सीध में नाली रखो, हमारे पास गोलियां कम है। टीले के ऊपर झोंपड़ी की दीवार के साथ कुछ पत्थर पड़े थे। मैंने उन्हें उठाकर जंगल और दरिया के किनारे के रुख जल्दी जल्दी लगाया और एक छोटा सा नामुकम्मल मोर्चा बना दिया। हमारे एक तरफ दरिया था। हमने राइफलों के चैम्बल गोलियों से भरने शुरू कर दिए और सेफ्टी केज खींच लिए। हमारी निगाहें दरिया किनारे इस तरफ लगी थी जिधर से गुंडों को चलकर आते देखा था। दिन का पहला पहर था। धूप चारों तरफ फैली हुई थी। हमें दूर दरिया किनारे के नारियल के दरख्तों के टेढ़े मेढ़े तने नजर आ रहे थे। फिर अचानक हवाई फायर हुआ। जंगल के बाकी मांदा परिंदे भी शाखों पर से उड़ गए। सुधा, होशियार, गुंडे आ रहे हैं। ये फायर गुंडों की तरफ से किया गया था। वो जंगल में फायरिंग के धमाके सुनकर पटेल के डेरे से मुसल्ले होकर अपने साथियों की खबर लेने निकल आए थे। वो अपने साथियों को पुकार रहे थे। इनकी तादाद 7 थी। इनमें से 4 के पास बंदूकें थी और 3 आदमियों के हाथों में छुरे पकड़े हुए थे। वो हमारे टीले की तरफ ही आ रहे थे। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, अरे रामवेद, अरे वीनू, कहाँ मर गए तुम? इन्हें नहीं मालूम था कि जिनको वो आवाजें दे रहे हैं वो वाकई जहन्नम रसीद हो चुके हैं। सुधा रंगनी मेरे कंधे से कंधा मिलाए बैठी थी। इसका सांस फंकारे बनकर निकल रहा था। इसका सांप गर्दन में पड़ा था और वो अलग फंकार रहा था। मैंने सुधा से कहा, जब तक मैं गोली ना चलाऊं तुम मत चलाना। एक आदमी को अपनी बंदूक की नाल की सीध में लेना और घोड़ा दबा देना। सुधा रंगनी ने फंकार ऐसी सांस निकाली कि एक एक लफ्ज को चबाते हुए कहा, बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। मुझे इसकी तरफ से खतरा ही था कि जाने कब और किस वक्त गोली दाग दे। मैं चाहता था कि गुंडे और ज्यादा करीब आ जाएं और कम से कम 3 बंदूक वाले गुंडे जरूर मेरी रेंज में हों। गुंडों ने जब देखा कि इनके साथी कोई जवाब नहीं दे रहे तो वो बिखर गए और झुककर टीले की तरफ बढ़ने लगे। अब वो बड़े मोहतात हो गए थे। सिर्फ इशारों से एक दूसरे को आगे बढ़ने का कह रहे थे। मैंने एक बार फिर सुधा रंगनी को ताकीद की कि वो मुझसे पहले गोली न चले।
गुंडों का रुख अब टीलों से कुछ हटकर इस जमीन की तरफ हो गया था जहां मिट्टी खुदी हुई थी। ये बात इनके इल्म में थी कि इनके साथी जमीन की पैमाइश करने आए थे। अचानक एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, डीनू की लाश पड़ी है रे। उन्होंने अलग अलग रहकर आगे बढ़ने की जो स्कीम बनाई थी वो इस आवाज के सुनते ही चौपट हो गई। वो अपने साथी की लाश की तरफ दौड़े और गैर इरादी तौर पर एक जगह इकट्ठे हो गए। बस यही लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने राइफल से निशाना बांधा और घोड़ा दबा दिया। दाएं की आवाज से जंगल लरज गया। साथ ही भयानक चीख के साथ एक गुंडा गिर गया। मेरी गोली एक बदमाश के पहलू को चीरती हुई दूसरे पहलू से गुजर गई थी। दूसरा धमाका हुआ। ये सुधा रंगनी के फायर का धमाका था, मगर इसका फायर खाली गया। मैंने ऊपर तले 3 फायर झोंप दिए, मगर अब गुंडे इधर उधर बिखर गए थे। वो खौफजदा गीदड़ों की तरह भाग कर इधर उधर छुप गए थे। एक जगह कटे हुए दरख्तों के तने पड़े थे, वो इनकी ओट में लेट गए थे। हमारे टीले की तरफ फायर करने लगे। उन्हें मालूम हो गया था फायर टीले की तरफ से इन पर आ रहा है। मेरे लिए अब मुश्किल पैदा हो गई थी। टारगेट दरख्तों के तनों के पीछे था। मैंने सुधा का हाथ रोक दिया था। अभी फायर न करना है, हमारे पास गोलियां कम हैं। सुधा रंगनी रुक गई। मैं गुंडों की कमर से लटकती कारतूसों की पेटियां देख चुका था। सुधा रंगनी के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे रोके रखा। दूसरी तरफ से 2-4 फायर हुए। कारतूसों की छरी हमारे ऊपर नारियल के दरख्तों के ऊपर शाखों को चीरते तड़तड़ाते निकल गए। मैंने फायर रोक दिया था। कुछ सातों के बाद गुंडों की तरफ से भी गोलियां चलना बंद हो गई। मेरा ख्याल था कि पटेल के डेरे की जानिब से गोलियों की आवाज सुनकर शायद मजीद बदमाशों की कमक आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। महसूस हुआ कि पटेल के पास गुंडों की इतनी ही नफरी थी, या फिर अगर पीछे 2-4 गुंडे थे तो इन्हें पटेल ने अपनी हिफाजत के लिए रख लिया था। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। यह खामोशी फायरिंग के धमाकों से ज्यादा आसाब शिकन थी। सुधा रंगनी से सब्र नहीं हो रहा था। वो बार बार राइफल को आगे करती। मैंने हाथ जोड़कर इससे इल्तिजा की वो गोली न चलाए। इसने राइफल एक तरफ रख दी और अपनी गर्दन से अपने सांप बेटे को उतार कर इसका मुंह अपने होठों के पास ले गई और इसे कहा, नाग जा अपनी माँ के दुश्मनों को डस कर। मैंने जल्दी से कहा, सुधा इनके पास बंदूकें हैं, वो तेरे सांप को मार डालेंगे। मगर इस दौरान सुधा रंगनी का सांप इसके हाथ से निकलकर फनकारता हुआ बिजली की सी तेजी के साथ टीले की नशीबी झाड़ियों में गुम हो चुका था। सुधा गर्दन उठाकर बोली, मेरा बेटा मेरी तरह जहरीला भी है और चालाक भी। वो अपना बचाव करना जानता है। सांप को झाड़ियों में दाखिल हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि हमारे पीछे आहट सी सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो बूढ़ा मछेरा झोंपड़ी से निकल आया था और चीख चीख कर बाजू हिलाते हुए बोल रहा था, गोली मारो, मेरे बच्चे मर गए, मुझे भी गोली मारो। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। सुधा चिल्लाई, देवदा कुटिया में जाओ। धाएं की आवाज गूंजी और बूढ़े मछेरे का सीना खून से रंगीन हो गया। वो गुंडों की रेंज में था। बूढ़ा मछेरा आगे को गिर पड़ा। मैंने धड़ाधड़ 2 फायर किए, मगर गुंडे कटे हुए तनों की ओट में थे। सुधा ने लपक कर बूढ़े को उठाया। बूढ़े के सीने से रहा साहा खून उबल रहा था। इसकी गर्दन ढलक चुकी थी। सुधा रंगनी ने इसे वहीं डाल दिया। बुढ़ा मर चुका था। वो गजबनाक होकर मेरे पास आई और आते ही इसने अंधाधुंध 2 गोलियां चला दी। मैंने राइफल सुधा के हाथों से छीन ली। बावली हो गई हो क्या? क्यों गोलियां जाया कर रही हो? इस बुढ़े ने खुद अपनी मौत को आवाज दी थी। सुधा बेदम सी होकर बैठ गई। मैं इसकी राइफल के चैम्बर को लोड करने लगा। इसने गजबनाक होकर कहा, रघु तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे खूनियों को मारने क्यों नहीं देते? मैंने कोई नहीं जवाब दिया। इसकी भरी हुई राइफल अपने करीब रख ली और मोर्चे के पत्थरों में से दुश्मन के मोर्चे की तरफ देखा। वो अभी तक वहीं दुब के बैठे थे। सुधा ने एक तरफ जोर से थूक दिया और बोली, कोई बात नहीं रघु, नहीं तो ना से। मेरा बेटा नाग मेरा बदला लेगा। मेरी निगाहें इन कटे हुए दरख्तों के गिरे पड़े तनों पर लगी थी, जिनके पीछे बाकी गुंडों ने मोर्चा बनाया हुआ था। इतने में इधर अचानक गैर मामूली सी हरकत हुई। एक आदमी उछल कर परे गिरा। साथ ही चीख बुलंद हुई, सांप सांप। दाएं एक फायर हुआ। सुधा रंगनी चिल्लाई, मेरा बेटा नहीं मर सकता, वो बचकर मेरे पास आ जाएगा। इसने एक दुश्मन को डस लिया है। और सुधा रंगनी दीवानों की तरह कहकहे लगाकर हंसने लगी। मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। खामोश, क्यों शोर मचा रही हो? सुधा का सांस फूला हुआ था। वो चुप होकर मुझे जलती हुई केसरी आंखों से तकने लगी। मैंने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, जो मैं कहता हूँ इसे गौर से सुन। मैं दुश्मनों के पीछे जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद थोड़े थोड़े वक्फे से 2 फायर करना, ताकि गुंडों को यही ख्याल रहे कि टीले का मोर्चा खाली नहीं है। सुधा रंगनी के चेहरे पर अचानक एक नरमी सी आ गई। इसने मेरा हाथ अपने खुरदरे हाथों में लेकर कहा, रघु तुम न जाओ, मेरा सांप बेटा मेरा बदला ले लेगा। एक फनकार के साथ इसका काला सांप नशीबी झाड़ियों से निकलकर इसके पास तेजी से रेंगता हुआ गया। सुधा रंगनी ने सांप को देखते हुए कहा, तुम मेरे पूत हो, धन हो, धन हो। मैंने राइफल सुधा के हाथ में देकर एक बार फिर समझाया कि मेरे जाने के 5 मिनट बाद वो एक फायर करे।
इसके 5 मिनट बाद फिर दूसरा फायर झोंक दे। ये कहता मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ टीले के दरिया वाली साइड की तरफ फिसल गया। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।